हम पढ़ रहे थे 12वीं की मैथ मैट्रिक्स। 12वीं की मैथ में हमने मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और 3.1 के कुछ सवाल भी किए थे। तो साथियों मैट्रिक्स के अंदर आपने कुछ सवाल किए थे, उसके बाद मैट्रिक्स के अंदर जो थ्योरिकल पार्ट रह जाता है वो मैं आज आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अब आप देखेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। अब जो मैट्रिक्स के प्रकार है वो किस प्रकार है, तो साथियों आप 3.1 के कुछ सवाल आपने किए होंगे विद्यार्थियों। अगर किसी को दिक्कत है तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको वो क्लास के अंदर बता दूंगा। तो साथियों मैट्रिक्स के प्रकार के अंदर सर्वप्रथम आता है स्तंभ मैट्रिक्स। क्या आता है? स्तंभ मैट्रिक्स। पहला प्रकार है स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या है? स्तंभ मैंने स्तंभ से समझ रहे होंगे आप, जिसके क्या हो, एक स्तंभ हो, केवल ही केवल क्या हो, एक स्तंभ, केवल एक ही स्तंभ। स्तंभ जैसे ए, और ये मैंने मैट्रिक्स बनाई है एक, जिसके अंदर क्या होना चाहिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए, ए बी सी। अब यहाँ ए 3 गुणा 1 समझ रहे होंगे आप। ए बी सी मतलब वही बात कल वाली 1 2 3। कितनी क्षैतिज रेखाएं? 3 रेखाएं। तो पंक्ति कितनी? 3। तो एम का मान कितना? 3। ऊर्ध्वाधर रेखाएं कितनी? 1। तो स्तंभ कितना? 1। ये एम का मान है, ये एन का मान है। आ रही है बात समझ में? एम का मान 3 है, एन का मान 1 है। मतलब हमेशा स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर एन का मान 1 ही रहता है। एन का मान क्या रहता है? 1। ये हो गई स्तंभ मैट्रिक्स। इसके बाद जो 2 नंबर मैट्रिक्स है उसे हम कहते हैं पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स से तात्पर्य है, जैसे स्तंभ मैट्रिक्स से तात्पर्य क्या था, जिसके अंदर एक ही स्तंभ, वो पंक्ति मैट्रिक्स से तात्पर्य है कि केवल एक ही पंक्ति हो। क्या हो? एक ही पंक्ति ए, जैसे ए बी सी। यहाँ क्षैतिज रेखा कितनी है? 1 गुणा, यहाँ पर देखो ऊर्ध्वाधर 1 2 3, कितनी होगी? 3। 1/3 मतलब 1/3 क्या है? ये मैट्रिक्स की कोटि है। क्या है? मैट्रिक्स की कोटि। कल जो हमने पढ़ी थी, ये एम का मान है, ये एन का मान है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? एम का मान 1 और एन का मान 3। साथियों यहाँ एम का मान हमेशा 1 ही रहता है। समझ में आई? ये है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स के तुरंत उपरांत हम पढ़ेंगे 3 नंबर मैट्रिक्स आती है, जो पंक्ति व स्तंभ मैट्रिक्स। समझ में आई? पंक्ति व स्तंभ मैट्रिक्स। पंक्ति के अंदर, पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर एक पंक्ति, स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर एक स्तंभ। पंक्ति व स्तंभ के अंदर का मतलब क्या आ गया? जिसके अंदर एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ हो। जैसे ए, यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा भी 1 और क्षैतिज रेखा भी 1, तो 1 गुणा 1 मतलब एक ही पंक्ति और एक ही क्या होगी? स्तंभ। यहाँ एम भी 1 और एन का मान भी 1, मतलब यहाँ हमेशा एम और एन का मान क्या रहता है? 1 रहता है। आ रही बात समझ में? ये कहलाती है पंक्ति व मैट्रिक्स। इसके अंदर एक नोट पढ़ें तो ये है पंक्ति व मैट्रिक्स। पंक्ति व स्तंभ मैट्रिक्स के अंदर केवल ही केवल एक ही एलिमेंट होता है। क्या होता है? हमेशा एक ही अवयव विद्यमान होता है। एक ही अवयव विद्यमान होता है। आ रही है बात समझ में? ये हो गई हमारी पंक्ति व स्तंभ मैट्रिक्स। पंक्ति व स्तंभ मैट्रिक्स के लिए एक ही ऑप्शन है, क्या कि जिसके अंदर एक ही पंक्ति
एक ही स्तंभ विद्यमान हो, मतलब क्या हो, केवल ही केवल क्या हो, एक ही एलिमेंट हो। इसके बाद आती है शून्य मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स मैट्रिक्स का मतलब यहाँ प्राव्यू है, जो 3 नंबर है, यूनिट है एनसीईआरटी की बुक की, जो इस बार एनसीईआरटी बुक लग रही है। शून्य मैट्रिक्स, शून्य का मतलब हो गया जीरो, क्या हो गया, जीरो। अब आप समझ रहे होंगे शून्य मैट्रिक्स मतलब, शून्य मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। क्या हो, सभी एलिमेंट यानी सभी अवयव शून्य हो, उसे कहते हैं शून्य मैट्रिक्स। इसे बड़े ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बड़े ओ से। और ये हमेशा शून्य मैट्रिक्स मतलब प्रत्येक अवयव क्या होगा, शून्य होगा। ये 3 पंक्ति है, 3 स्तंभ है, 3x3 की मैट्रिक्स है। यहाँ 3x3 क्या है, मैट्रिक्स की कोटि है। ये क्या है, मैट्रिक्स की कोटि। समझ में आ रही है। जैसे O 0 0 0 0 0 0, यहाँ क्षैतिज रेखा कितनी है, 2, और ऊर्ध्वाधर रेखा 1 2 3 गुणा 3, 2x3 मतलब 2 पंक्ति व 3 स्तंभ। ये 2x3 की शून्य मैट्रिक्स है। 2x3 यहाँ पर क्या है, मैट्रिक्स की कोटि है। आ रही है बात समझ में। इसके बाद आता है आयताकार मैट्रिक्स। क्या आता है, आयताकार मैट्रिक्स। आयताकार का मतलब क्या होता है, आयत का मतलब क्या होता है, आयत के बारे में आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, छठी क्लास से लग जाता है। आयत का मतलब होता है कि आमने सामने भुजा क्या हो, समान। यहाँ क्या होगा, आयत का मतलब क्या होगा, यहाँ m और n का मतलब ये कभी बराबर नहीं होंगे। मतलब पंक्ति व स्तंभ की संख्या कभी बराबर नहीं होगी। यहाँ पर पंक्ति व स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, पंक्ति व स्तंभ की संख्या बराबर ना हो, उसे आयताकार मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। इस बार आपके ये आयताकार, जैसे हम आरबीएसई पढ़ते थे तो उसके अंदर क्या है कि आयताकार मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। अब यहाँ हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर आयताकार मैट्रिक्स के बारे में बताया नहीं है अगले ने, तो हम आयताकार मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। आयताकार मैट्रिक्स मैंने कहा कि पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान न हो, उसे कहते हैं आयताकार मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक। ए 2 3 1 4 5 6, यहाँ 1 2 पंक्ति 2, बार बार मुझे क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कहकर बताने की जरूरत न हो। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे पंक्ति और स्तंभ में तो पहचान करना। स्तंभ 1 2 3, 2x3 मतलब यहाँ m का मान 2 है और n का मान 3 है। बताओ ये दोनों मान समान है क्या, नहीं है, तो मतलब पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान नहीं है, ये कहलाएगा आयताकार मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है। मान लो एक बी मैट्रिक्स मान ली मैंने, इसके अंदर हम चर्चा करें बी मैट्रिक्स के बारे में कि 2 3 4 4 5 6 ये मैट्रिक्स हमने ये मानी है, तो 2 3 4 5 6 1, यहाँ 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ कितने 2, यहाँ भी पंक्ति व स्तंभ समान नहीं है, तो ये क्या है, हमारे आयताकार मैट्रिक्स के एग्जाम्पल है। ये है वर्गाकार मैट्रिक्स। अगला क्या है हमारा, 5 पढ़ लिए क्या, 4 5 ये 6 नंबर होगा। वर्गाकार मैट्रिक्स का और आयताकार मैट्रिक्स, आयताकार से तो आप समझ गए। वर्गाकार का मतलब क्या होगा, वर्ग होता है चारों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ क्या होगा m =
n क्या होगा, समान होगा। मतलब पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होगा, समान होगा। पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होगी, समान होगी। बात समझ में आ रही है? पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या होगी, समान होगी। जैसे a 2 1 0 2, ये क्या है, पंक्ति व स्तंभ की संख्या। यहाँ पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। ये देखो 2/2, ये क्या है, पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान बताइए। अगले में क्या बताइए, समान बताइए। बात समझ में आ रही है कि पंक्ति व स्तंभ की संख्या क्या बताइए, अगले ने समान बताइए। बात समझ रहे हो कि m और ये n, मतलब दोनों चीज क्या है, इक्वल टू है m और n। इसी प्रकार 0 2 3 1 2 4 5 6 1, ये क्या है, 3/3। यहाँ भी पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या है, समान। पंक्ति भी 3 है भाई और स्तंभ की क्या है, 3 है। आ रही है बात समझ में? ये क्या है, वर्गाकार मैट्रिक्स। अब एनसीईआरटी किताब में क्या है, मैं बात करूं एनसीईआरटी किताब के अंदर, पहले तो आरबीएससी होती थी, उसके अंदर अगले ने मुख्य विकर्ण की चर्चा की है। यहाँ मुख्य विकर्ण के बारे में बता नहीं रहे, परंतु ये मुख्य विकर्ण बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर अगली मैट्रिक्स के बारे में पढ़ें, मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स भी मान लो, या मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स के अवयव भी कहते हैं लोग, वो आपकी इच्छा है। मैं अवयव भी लिख देता हूँ, कभी कोई कह दे कि गलत पढ़ा रहा है। मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स। अब मैंने आपको कहा AIJ, ये आप पढ़े मेरे साथ, इस प्रकार के आपने सवाल भी किए मेरे साथ। आ रही है बात, AIJ, I यहाँ पर पंक्ति है और J यहाँ पर स्तंभ है। मगर बात समझ में आ रही है कि I यहाँ पर पंक्ति है, J यहाँ पर स्तंभ है। इसका मतलब क्या है अब, कि इस प्रकार के मुख्य विकर्ण के अवयव में यहाँ AII हो जाएगा या AJJ हो जाएगा। मतलब I = J रहेगा, यहाँ पर I = क्या रहेगा, J। वो क्या हो गए, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे A11 A12 A21 A22, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा भी। मैंने कहा जहाँ I = J है वो क्या है, मुख्य विकर्ण, मतलब मुख्य विकर्ण के अवयव। अब देखो आप A11 A22, यहाँ ही तो IJ बराबर है, ये अब क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य विकर्ण कहलाएगा। मुख्य विकर्ण के अवयव। बात समझ में आ रही है? मुख्य विकर्ण के अवयव A11 और A12, इसके अलावा मुख्य विकर्ण के अवयव हम आपके पास नहीं है। जहाँ I और बराबर J हो गए वो क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण। ये 2/2 की मैट्रिक्स है, बात समझ में आ रही है? ये 2/2 की मैट्रिक्स है, बात समझ में आ रही है? मुख्य विकर्ण के अवयव A11 A11 नहीं A22, सॉरी मैंने यहाँ तो सही लिखा है, A11 A22, ये क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव है। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, जहाँ I और बराबर J हो जाए, मतलब पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो जाए, वो क्या है, I और J समान होंगे, वहाँ क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण। A11 A22 मुख्य विकर्ण। अब नोट की बात ये आती है, बात करें नोट की, नोट की बात ये आती है कि मुख्य विकर्ण अवयव होते हैं ना, वो वर्गाकार मैट्रिक्स के अंदर ही विद्यमान होते हैं और किसी मैट्रिक्स के अंदर विद्यमान नहीं होते। अब वर्गाकार मैट्रिक्स के अंदर बात करें, आपके सिलेबस में 3/3 के अंदर से बड़ी मैट्रिक्स नहीं, समझ में आ रही है बातें? 3/3 की सबसे बड़ी मैट्रिक्स है आपके 12वीं सिलेबस में। और बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बात करें महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी की, तो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर मैट्रिक्स की किताब लगती है, उसके अंदर तो है बड़े मैट्रिक्स, परंतु आपके सिलेबस में 3/3 के ही मैट्रिक्स हैं। नोट की बात मैं बता रहा हूँ,
कि मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स में ही विद्यमान होते हैं और किसी मैट्रिक्स में विद्यमान नहीं मिलेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स में विद्यमान होते हैं। समझ में आ रही है क्या होते हैं? वर्गाकार मैट्रिक्स में ही विद्यमान होते हैं। अब बात चली जाती है ये नोट वर्गाकार मैट्रिक्स पर। वर्गाकार मैट्रिक्स ये रहा। वर्गाकार मैट्रिक्स किसे कहते हैं भाई? जो पंक्ति व स्तंभ की संख्या समान हो उसे क्या कहेंगे? वर्गाकार मैट्रिक्स कहेंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स में विद्यमान होते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो देखो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं मुख्य विकर्ण के। साथियों, आप अगर मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाते हैं तो आपको मैं नियमित फ्री क्लास देता रहूँगा। वैसे मैं तारानगर शहर से हूँ, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। मेरा नाम मोहित सिंह राठौड़ है। मैं यहाँ माँ सरस्वती क्लासेज तारा कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ अपना स्वयं का, और वहाँ पर मैं 12th का सिलेबस कराने के 7,000 रुपये लेता हूँ। 7,000 रुपये लेता हूँ। तो देखो वो आपकी इच्छा है कि मैं कई दिनों से विचार कर YouTube के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ, तो आपको देखना ये है कि पढ़ाता कैसा हूँ। देखो मुझे एक्सपीरियंस भी है, 6 वर्ष का एक्सपीरियंस है। लगातार 6 साल से तारानगर की संस्थाओं के अंदर काम कर रहा हूँ, प्राइवेट संस्थाओं के अंदर। तो साथियों, अगर आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रत्येक चीज़ वैसे ही पढ़ाई जाएगी जैसे क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है। तो मैं साथियों मुख्य विकर्ण पर बात कर रहा था। मुख्य विकर्ण पर बात देखो दोबारा, मुख्य विकर्ण मैंने बता भी दिया, परंतु एक एग्जांपल 3x3। समझ में आ रही है? मुख्य विकर्ण। अब मैंने ये लिखा, बार बार बताने की आवश्यकता ना हो आपको कि A11 A12, ये मैं पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ लिख चुका हूँ। अब मैं दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ ये दूसरी पंक्ति, दूसरा स्तंभ ये दूसरी पंक्ति, तीसरा स्तंभ हो गया। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। मैं बात करूं कि मुख्य विकर्ण क्या होता है, I बराबर J हो, वो क्या होता है मुख्य विकर्ण। ये 3x3 की है। मैंने नोट भी लिखा था इस साइड में, तो मैंने साफ कर दिया है। नोट के अंदर क्या लिखा था कि मुख्य विकर्ण के अवयव सिर्फ वर्गाकार मैट्रिक्स में विद्यमान रहते हैं, ये लिखा था। तो ये 3x3 भी क्या है? वर्गाकार मैट्रिक्स है। इससे बड़ी मैट्रिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। तो देखो A11 A22 और ये A33, ये क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव। क्या है? मुख्य के अवयव। क्या है मुख्य विकर्ण के अवयव? A11 A22 A33, ये क्या है? मुख्य विकर्ण के अवयव। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखो इन सवालों को। मुख्य विकर्ण के बाद 3 प्रकार के मैट्रिक्स और बढ़ेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स और इकाई मैट्रिक्स यानी तत्सम मैट्रिक्स। अगर ये 3 मैट्रिक्स सिर्फ मुख्य विकर्ण से ही पढ़े जाएंगे, अन्यथा नहीं पढ़े जाएंगे। मैं शुरुआती दौर के
इसका पहला ऑप्शन है विकर्ण मैट्रिक्स। अब विकर्ण मैट्रिक्स से तो आप समझ रहे हो, विकर्ण रियल टाइम विकर्ण होता है क्या है कि किसी भी मतलब आकृति की, किसी भी चित्र की, किसी भी ज्यामिति बोल दो, किसी भी ज्यामिति के अंदर सबसे बड़ी भुजा होती है, वही विकर्ण होता है। क्या होता है? वही विकर्ण होता है, विकर्ण मैट्रिक्स। इसके अंदर क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव क्या हो, शून्य। अब देखना एक दूसरे रिलेटिव परिभाषा आएगी कि मतलब एक दूसरे पर फोकस करेगी। मुख्य अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसे मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे क्या कहेंगे, विकर्ण मैट्रिक्स। जैसे ए, अब क्या हो गए, जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 5, ये क्या कहलाएंगे, मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स। तो ये होंगे 2 3 5, समझ में आ रही है। और ये क्या हो गए, विकर्ण मैट्रिक्स हो गया। मतलब ये क्या हो गया, विकर्ण मैट्रिक्स। ये इसके अंदर एलिमेंट है, मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट के अंदर दर्शाया जाता है और ए से इस मैट्रिक्स को दर्शाया जाता है, इसके एलिमेंट बड़े ब्रैकेट में रखे जाते हैं। जैसे बी 4 0 0 2, ये क्या हो गए, मुख्य विकर्ण हो गए। इसके अलावा सभी अवयव शून्य हैं, तो क्या कहलाएंगे, विकर्ण मैट्रिक्स। समझ में आ रही है बात, क्या कहलाएंगे, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स के बाद आप अदिश मैट्रिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स कहते किसे, अदिश मैट्रिक्स से आप समझेंगे कि अदिश मैट्रिक्स होता क्या है। विकर्ण मैट्रिक्स आपने पढ़ लिया ना, विकर्ण मैट्रिक्स आपके समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो। क्या हो, विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, उसे क्या कहते हैं। मैं ये शॉर्टकट परिभाषा लिख रहा हूं, ऐसे परिभाषा तो रियल टाइम क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जो विकर्ण मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, उस मैट्रिक्स को अदिश मैट्रिक्स कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, ये ए 2 0 0 0 2 0 0 0 2, अब ये जो मैट्रिक्स कहलाएगा ना, ये मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स, मुख्य विकर्ण के अवयव तो ये, परंतु ये 2 2 2 मुख्य विकर्ण के अवयव क्या आ गए, समान। क्या आ गए, समान। इस समान का मतलब क्या हो गया, सभी अवयव शून्य और मुख्य विकर्ण के अवयव क्या आ गए, समान। तो ये क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। और विकर्ण मैट्रिक्स कैसे, कि पहली बात तो मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य, तो वो विकर्ण मैट्रिक्स होता है। अब इस विकर्ण मैट्रिक्स में सभी अवयव समान है, तो क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल फॉर बी -3 0 0 -3, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 3/3 का मैट्रिक्स है। ये देखें तो क्या है, 3 - 3, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या है, समान है, तो अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगा। अब दोबारा एक चीज, पहली बात मैंने नोट लिखा दिया था कि मुख्य विकर्ण अवयव
वर्गाकार मैट्रिक्स के अंदर ही विद्यमान होते हैं, लिखा दिया था। तो मुख्य विकर्ण पर जहां भी चर्चा होगी वहां वर्गाकार मैट्रिक्स होगा। समझ में आई बात? जैसे ये मुख्य विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा तो यहाँ वर्गाकार मैट्रिक्स ही पढ़ना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? वर्गाकार मैट्रिक्स। अब ऐसे बार बार नोट लिखने की जरूरत नहीं है आपको कि मुख्य विकर्ण की जहां बात होगी वह वर्गाकार मैट्रिक्स आएगा। मैंने पहले ही नोट लिखाया, जैसे विकर्ण मैट्रिक्स पढ़ा तो वर्गाकार मैट्रिक्स, अदिश मैट्रिक्स पढ़ा तो देख लो वर्गाकार मैट्रिक्स कहाँ, वर्गाकार मैट्रिक्स भी तो है, यहाँ भी वर्गाकार है। ये देखो 3x3, ये 2x2, ये 3x3, ये 2x2, ये वर्गाकार मैट्रिक्स है। वर्गाकार मैट्रिक्स आपके 3x3 से ही सिलेबस में बड़ा नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है, हाँ हो गया, विकर्ण हो गया, अदिश हो गया। हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इसका नाम है तत्समक। ये मिनट, तत्समक या इकाई मैट्रिक्स। अब मैं तत्समक से मुझे याद आ गया कि आपने 11वीं के अंदर पढ़ा है, यूनिट नंबर 2 फलन, समन्वय एवं फलन पढ़ा है। जैसा आपने पढ़ा है वो आपकी इच्छा। वहाँ एक फलन होता है, कौन सा? जैसे मैं चर्चा करूँ, तत्समक, या तत्समक संबंध भी ले सकते हैं, फलन भी ले सकते हैं। जैसे मैंने एफ आर से आर ले लिया, समझ में आई कि रियल संख्या से रियल संख्या में है, और ये आई से दर्शाया जाता है। किस से दर्शाया जाता है? आई से। तत्समक फलन को किस से दर्शाते हैं? आई से। आई यानी मैं, इंग्लिश के अंदर मैं यानी मैं, आई यानी मैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्वयं से ही जुड़ता है। जैसे आप इस नियम को छोड़ दो एक बार, मान लो एफ ए से ए है, समझ में आई, और ये ए है हमारा 1 2 3 4, समझ में आ रही है? मतलब एफ ए से ए 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आई? 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? तत्समक, मतलब आई। ये पूरा क्या है? आई। आ रही होगी बात समझ में? गुड, समझ में आ रही है? ये तत्समक फलन है। यहाँ पर भी हमारी यूनिट है पहली 12th के अंदर, NCERT के अंदर। इसके अंदर हम पढ़ लेंगे, दोबारा पढ़ लेंगे। 11वीं थोड़ा थ्योरिकल पार्ट पढ़ेंगे ना, तभी आपको 12वीं का संबंध फलन समझ में आएगा। ठीक है, वैसे हम आते हैं दोबारा हमारे तत्समक मैट्रिक्स पर। इसी प्रकार तत्समक मैट्रिक्स, यहाँ मैंने ब्रैकेट में एक नाम लिख दिया है, इकाई मैट्रिक्स। ये क्या है? इस मैट्रिक्स के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, और जो हमने पढ़ी सिलेबस के अंदर, प्रश्न के अंदर करते समय, कोई भी क्वेश्चन में, और जहाँ मैट्रिक्स पढ़ी वो काम में नहीं आएगी। ये तत्समक इकाई मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा काम में आएगी। पहली बात, इसे आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? आई से। मैट्रिक्स के अवयव बड़े ब्रैकेट से रखते हैं, परंतु यहाँ इसे आई से दर्शाएंगे। तत्समक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? आपने अदिश मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण, अदिश मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो, मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई हो। अब यहाँ इकाई का मतलब एक है, एक क्या हो? गणितीय एक इकाई, समझ? इकाई मानी एक। और वही बात जहाँ मुख्य विकर्ण की मैट्रिक्स की बात होगी वहाँ वर्गाकार मैट्रिक्स आएगा। सही है, जहाँ मुख्य विकर्ण की बात होगी वहाँ क्या आएगा? वर्गाकार मैट्रिक्स। ठीक है, I इक्वल टू 1 0 0
1, ये 2/2 की मैट्रिक्स, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। मुख्य विकर्ण के अवयव क्या कर दिए मैंने यहाँ पर, इकाई। क्या कर दिए, इकाई। बात समझ में आ रही है। एक एक हो गए तो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो गए, यदि इस मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण के अवयव इकाई होती हैं, ये क्या हो गए, 2/2 की तत्सम मैट्रिक्स हो गई। समझ में आ रही है। एक एक हो गए, हम लिखें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 ही पंक्ति 3 ही स्तंभ, ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या है, इकाई है। क्या है, इकाई है। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। अब प्रश्न के अंदर क्या होगा, अगला आपको कहेगा नहीं कि ये देगा नहीं कभी भी। अब आपको कह दे a² + 4a - 6i। अब यहाँ i प्रश्न में इतना कहेगा, i 2/2 की कोटि है। क्या है, 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इससे आपको समझना पड़ेगा, i 2/2 की चर्चा कर रहे हैं तो i क्या है कि 2/2 का तत्सम मैट्रिक्स है। 2/2 का तत्सम मैट्रिक्स ये रहा, 1 0 0 1। आई बात समझ में। अब यहाँ ये चेंज करके ऐसे कहते आई 3/3 मैट्रिक्स है। समझ में आ रही है, 3/3। अब अंतर क्या रहेगा कि एनसीईआरटी किताब में 2/2 लिखेगा, मतलब 2 × 2 लिखेगा, परंतु आरबीसी किताब में केवल अगला इतना ही लिखता था कि आई 2 मैट्रिक्स है। आई उसके पैर में 2, जैसे आई 2, तो अगले को इससे ही नुमा 2 का मतलब क्या हो गया। इसके बाद वर्गाकार मैट्रिक्स पे बात होगी, मुख्य विकर्ण है तो आई 2 का मतलब यही होता था कि 2/2 की मैट्रिक्स है। और ये एनसीईआरटी में तो 2/2 लिखेगा, परंतु आरबीसी में नहीं लिखता था। तो आपके तो वैसे ही सुविधा है, एनसीईआरटी है 3/3। यहाँ समझ जाना है 3/3 की इकाई मैट्रिक्स है, तो आप बना दोगे 3/3 की इकाई मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई बात समझ में, 3/3 की इकाई मैट्रिक्स इस प्रकार से पढ़ लोगे। ये अपना थ्योरिकल पार्ट हो गया। इसके बाद में थ्योरिकल पार्ट और भी आता है, चलो वो भी कराऊं। समझ में आ रही है बात। तो साथियों आज के लिए तो काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो ये जितनी परिभाषा है ये पेपर में तो आती नहीं। वैसे तत्सम मैट्रिक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसे आप गौर से पढ़ लेना। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिख देना। आपको कमेंट बॉक्स में इतना लिखने की जरूरत नहीं है फोटो खींच के भेजो, नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका 2 नंबर का 1 है, वो लिख के भेज दो। जैसे 2 नंबर का दूसरा प्रश्न है, मतलब 2 नंबर का तीसरा प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट में ऐसे लिख के भेज दो, मैं आपको बोर्ड के ऊपर सरल कर बता दूंगा। तो साथियों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो साथियों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद।